हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सुबलेज। पिछले क्लास के वीडियोज में हम लोगों ने भूगोल में भारत के भौतिक संरचनाओं के बारे में पढ़ा था। इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भारत के सबसे उत्तर में हमें पर्वतमाला देखने को मिलता है, हिमालय पर्वतमाला। उसके बाद हमें मिलता है उत्तर का विशाल मैदान, उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है, उसके बाद तटीय मैदान देखने को मिलता है और मरुस्थलीय क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तो भारत के कई भौतिक संरचनाएं हमें देखने को मिलती हैं और इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास के वीडियो में चर्चा किया था। इसमें हम लोगों ने भारत का जो पर्वत वाला हिस्सा है, हिमालय पर्वत, इसके बारे में बात कर लिए थे। भारत के उत्तर के विशाल मैदान के बारे में बात कर लिए थे और पिछले क्लास के वीडियो में हम लोगों ने भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात किए थे। तो ये जो भारत वाला हिस्सा है, इसमें ये वाला हिस्सा, ये पूरा वाला हिस्सा आपका ये प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। तो पिछले क्लास की वीडियो में हम लोगों ने प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रकार से हुआ इसके बारे में चर्चा की है और प्रायद्वीपीय पठार को कितने भागों में बांटा जाता है इसके बारे में भी चर्चा की है। अब हम लोग आगे इनके भागों को, प्रायद्वीपीय पठार को जो हम लोग बांटे हैं, उनके भागों के बारे में अब हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं और प्रायद्वीपीय पठार के भागों को समझते हैं। तो आज की इस क्लास में हम समझेंगे प्रायद्वीपीय पठार में सबसे पहला भाग अरावली श्रेणी के बारे में। तो प्रायद्वीपीय पठार हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने एक पढ़ा था, इस हिस्से में एक जगह पढ़ा था केंद्रीय उच्च भूमि का पठार। तो केंद्रीय उच्च भूमि के पठार में हम लोगों ने अरावली पर्वतमाला की चर्चा की थी कि यहाँ पे हमें अरावली पर्वतमाला देखने को मिलता है। तो आज के इस वीडियो में हम अरावली पर्वतमाला के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की, यानी अरावली श्रेणी की। तो अरावली श्रेणी के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके उत्पत्ति के संबंध में। तो जो अरावली श्रेणी है, अरावली पर्वतमाला, उसका जो उत्पत्ति हुआ है वह लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व प्री कैम्ब्रियन समय में हुआ है। तो जो हमारा अरावली पर्वतमाला है, यह अरावली पर्वतमाला लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। मिलियन के बारे में हम लोगों ने पहले बताया था, मिलियन, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। तो 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व अरावली पर्वत श्रेणी का उत्पत्ति हमें देखने को मिलता है। और यह कब था? तो प्री कैम्ब्रियन समय, यानी 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले कौन सा काल था? तो प्री कैम्ब्रियन समय। समय के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग समय के बारे में जितने भी काल हैं उन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें हम लोग प्री कैम्ब्रियन समय के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें फोकस करना है अरावली श्रेणी को। तो अरावली श्रेणी के बारे में ही हम समझेंगे। तो अरावली श्रेणी का उत्पत्ति 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले हुआ और 600 से 750 मिलियन वर्ष कौन सा काल था? तो प्री कैम्ब्रियन काल था, यानी प्री कैम्ब्रियन समय था। इसी समय में हमें अरावली पर्वत श्रेणी का उत्पत्ति देखने को मिलता है। और अरावली पर्वत श्रेणी संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह केवल भारत का ही नहीं, पूरे संसार का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना वलित पर्वत है, यानी मुड़ा हुआ पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। वलित मतलब मुड़ा हुआ, तो मोड़दार पर्वत है। कौन? अरावली पर्वत श्रेणी। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत है। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ? यह पर्वत घिस गया। जब इस पर्वत का उत्पत्ति हुआ था तो यह पर्वत कुछ ऐसा था, ठीक है। जैसे जैसे समय बीता तो इसमें क्या हुआ? अपक्षयन हुआ, अपरदित हुआ, ताप का, दाब का प्रभाव इसमें पड़ा। हर तरह का भौगोलिक घटना को ये झेला और यह घिस घिस के इसका ऊपर का हिस्सा घिस गया और यह थोड़ा छोटा हो गया। तो यह किस रूप में? इस टाइप से बन गया। तो ये जो ऊपर का हिस्सा क्या हुआ? इसका घिस गया। भौगोलिक घटनाओं के प्रभाव से, भौगोलिक घटनाओं के कारण इसका ऊपरी हिस्सा घिस गया और यह छोटा हो गया। और यही बचा हुआ, जो बचा अरावली पर्वत का जो हिस्सा बच गया, तो बचने के बाद यही क्या वर्तमान में कहलाता है? तो अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। तो ये काफी ऊंचा पर्वत था, घिसा, समय के साथ दाब का प्रभाव पड़ा, ताप का प्रभाव पड़ा, इसमें भौगोलिक घटनाओं का प्रभाव पड़ा और प्रभाव से ऊपर वाला हिस्सा इसका घिस गया और ये छोटा सा रूप में बच गया। यही बचा हुआ रूप क्या कहलाया? अवशिष्ट पर्वत। तो वर्तमान में इसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जब इसका निर्माण हुआ था, जब इसका उत्पत्ति हुआ था, उस समय क्या था? तो संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत था, मूलदार पर्वत। लेकिन वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत है क्योंकि इसका ऊपरी हिस्सा घिस गया है। और यह पर्वत में ग्रेनाइट पाया जाता है, नीश,
क्वार्टजाइट और सिस्ट पाया जाता है। जो ये पर्वत है अरावली पर्वत श्रेणी, यह ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और सिस्ट से बना है, या फिर इसमें ये सभी चीजें देखने को मिलती हैं। इसी से अरावली पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और सिस्ट, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। जब हम चट्टान का टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उस वीडियो में हमने ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और सिस्ट और इस तरह के बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किए हैं, और इसमें हमें धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता देखने को मिलती है। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसमें हमें धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता देखने को मिलती है। यह पर्वत ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और सिस्ट से निर्मित हुआ है। धारवाड़ चट्टानों के बारे में भी हम लोगों ने चट्टानों वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो जब हमारा चट्टानों का वीडियो देखिएगा तो उसमें हमें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में चर्चा मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं। तो यह हो गया अरावली पर्वत के उत्पत्ति के संबंध में। इसमें हम लोगों ने क्या जाना, तो लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले हुआ है, और उस समय प्री कैम्ब्रियन काल था, प्री कैम्ब्रियन समय था। और जब इसका उत्पत्ति हुआ तो यह संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत कहलाया, सबसे प्राचीन वलित पर्वत हुआ। लेकिन यह समय के साथ साथ घिसता गया, इसमें दाब का प्रभाव पड़ा, और भी कई भौगोलिक घटनाओं के कारण यह घिस के वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में दिखाई पड़ता है। यह वर्तमान में क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत है। और इस पर्वत का निर्माण ग्रेनाइट से हुआ है, नीस, क्वार्टजाइट और सिस्ट से हुआ है इसका निर्माण, इस अरावली पर्वत का। और इसमें हमें धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता देखने को मिलती है। अब आगे हम लोग बात करते हैं अरावली पर्वत श्रेणी के विस्तार के संबंध में। तो इस पर्वत का विस्तार हमें गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक देखने को मिलता है। तो जो ये अरावली पर्वत है यह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक फैला हुआ है। ये हमारा रहा भारत का मैप है, और ये जो ब्लैक वाला आपको हिस्सा दिख रहा होगा यही हमारा है अरावली पर्वत। तो ये इस हिस्से में है, गुजरात के इस हिस्से में, कुछ भाग गुजरात में है। तो गुजरात के पालनपुर से ये यहाँ से लेके यहाँ आपका दिल्ली तक फैला हुआ है। कहाँ तक, दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ आपको डी दिखाई दे रहा होगा, डी से दिल्ली डिनोट किए हैं, और यहाँ पे आपको जी दिखाई दिया होगा, जी से गुजरात डिनोट किए हैं। यानी गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है अरावली पर्वत श्रेणी का। कुछ किताबों में आपको ये भी दिखाई देगा इसमें गुजरात के अहमदाबाद से दिल्ली तक फैला हुआ है, ऐसा भी कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो एग्जैक्ट लोकेशन है वह है पालनपुर। क्या है, पालनपुर। यानी गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक अरावली का विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ तक जो विस्तार हुआ है तो यह कौन कौन सा राज्य कवर करता है, तो यह गुजरात, जो अरावली पर्वत श्रेणी है वह गुजरात में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है, हरियाणा में फैला हुआ है और दिल्ली में फैला हुआ है। लेकिन सबसे अधिक राजस्थान में फैला हुआ है, सबसे अधिक राजस्थान में फैला हुआ है। इस पर्वत का जो पूरा अरावली पर्वत श्रेणी है इसका 80% हिस्सा, 80% जो भाग है इस पर्वत का वह राजस्थान में फैला हुआ है, जो सर्वाधिक है। यानी इसका सर्वाधिक फैलाव हमें राजस्थान में देखने को मिलता है। मैप में भी देखें तो आपको समझ में आएगा इस गुजरात में, इस थोड़े से हिस्से में, गुजरात, ये पूरा गुजरात वाला हिस्सा है, इसमें थोड़े से हिस्से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और इधर हरियाणा और दिल्ली वाले हिस्से में, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा हिस्सा आपका राजस्थान कवर कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा राजस्थान के अंतर्गत आ रहा है। तो यानी राजस्थान में 80% भाग है अरावली पर्वत श्रेणी का। तो हम लोगों ने विस्तार के बारे में बात कर लिया। तो विस्तार से हमें यह समझ में आया कि अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार हमें देखने को मिलता है गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, और यह 4 राज्यों को कवर करता है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और ये थोड़ा सा हिस्सा इधर दिल्ली, ऊपर पंजाब वाले हिस्से में नहीं कर रहा है। अब आगे बात करते हैं, इसकी जो कुल लंबाई है वह लगभग 800 किलोमीटर है। तो ये जो विस्तार है इसका अरावली पर्वत श्रेणी का गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक, तो इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी जो कुल लंबाई है वह कितना है, 800 किलोमीटर है। कितना है, 800 किलोमीटर है। इसी को मैंने यहाँ बड़ा करके बनाया है। यहाँ पे आपको समझाने में दिक्कत होगा, इसलिए इस हिस्से को हमने यहाँ पे बड़ा करके यानी जूम कर दिया, इसे बड़ा करके हमने बनाया है। तो यानी जो ये यहाँ इस दिल्ली वाला, ये आपका दिल्ली वाला हिस्सा, इधर गुजरात के पालनपुर वाला हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल लंबाई जो है वह कितना है, लगभग 800 किलोमीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई है 300 मीटर से लेके 930 मीटर। यानी यह जो पर्वत है कहीं कहीं इसका ऊंचाई 300 मीटर देखने को मिलेगा,
कहीं कहीं 930 मीटर देखने को मिलेगा, मतलब इसी के आसपास हमें देखने को मिलता है। और यह दक्षिण की तरफ अधिक ऊंचा है और चौड़ाई भी अधिक है। यानी जो अरावली पर्वत है इसका जो दक्षिण वाला हिस्सा है यह ऊंचा भी अधिक है और चौड़ा भी अधिक है, लेकिन उत्तर वाला हिस्सा कम ऊंचा है और कम चौड़ा है। तो यहाँ आप समझिए, तो ये जो हिस्सा है ये इधर आपका दक्षिण वाला हिस्सा हुआ और इधर ऊपर इधर उत्तर वाला हिस्सा हुआ। भारत का मैप देख रहे हैं, ये दक्षिण है, ये उत्तर है, उत्तर दक्षिण। तो इधर वाला हिस्सा आपका दक्षिण, सॉरी इधर वाला हिस्सा आपका उत्तर हो गया और इधर वाला हिस्सा आपका दक्षिण हो गया। तो दक्षिण वाला हिस्सा क्या बोल रहा है कि दक्षिण वाला हिस्सा अधिक ऊंचाई है और अधिक चौड़ाई भी है। इसमें जो दक्षिण वाला हिस्सा है यानी इस हिस्से में अधिक ऊंचाई भी है, अधिक चौड़ाई भी है। तो इसीलिए इसमें देखिए फिगर में भी मैंने बनाने का प्रयास किया है कि ये इधर वाला जो हिस्सा है दक्षिण वाला हिस्सा चौड़ाई है और जैसे जैसे ये उत्तर की ओर जा रहा है इसकी चौड़ाई घट रही है, यानी इधर चौड़ाई कम है और इधर चौड़ाई अधिक है। बड़े फिगर में देखिए, इधर आपका दक्षिण वाला हिस्सा है, इधर वाला आपका उत्तर वाला हिस्सा है। जो दक्षिण वाला हिस्सा इसकी चौड़ाई क्या है, अधिक है, और जैसे जैसे ये उत्तर की ओर जा रहा है इसकी चौड़ाई घट रही है, यानी उत्तर में चौड़ाई कम है और दक्षिण में चौड़ाई अधिक है। चौड़ाई के साथ साथ इसकी जो ऊंचाई है, इस पर्वत की जो ऊंचाई है वह भी अधिक है। किधर, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर आपकी इसकी जो ऊंचाई है वह ज्यादा है और साथ ही चौड़ाई भी इसकी ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे ये उत्तर की ओर जा रहा है इसकी चौड़ाई तो कम हो रही है, साथ ही साथ इसकी ऊंचाई भी घट रही है। यानी दक्षिण के हिस्से में चौड़ाई अधिक और ऊंचाई भी अधिक, और उत्तर के हिस्से में चौड़ाई कम और ऊंचाई भी आपका कम देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर है अरावली पर्वत का वह है गुरु शिखर, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 1722 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर, जो कि माउंट आबू पर्वत पर स्थित है और यह राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। अब इसको समझिए, तो जो ये अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत के राजस्थान के सिरोही जिला है, तो राजस्थान के सिरोही जिला में माउंट आबू पर्वत माला है। ठीक है, जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो हिमालय में भी हमें अनेक श्रेणियां देखने को मिल रही थी, काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, कई श्रेणियां। इसी प्रकार से अरावली जो पर्वत है, ये पूरा जो ये पर्वत क्या है, अरावली, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये पूरा क्या कहलाता था, हिमालय पर्वत, लेकिन इसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया था, अलग अलग श्रेणियां हैं। इसी प्रकार से जब हम लोग पढ़ रहे हैं अरावली, तो ये पूरा तो अरावली कहलाता, लेकिन इसमें भी कुछ श्रेणियां हैं, कुछ हिस्सों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो इसमें से एक हिस्सा क्या है, माउंट आबू पर्वत। क्या, अरावली पर्वत का एक हिस्सा क्या है, माउंट आबू पर्वत। ये राजस्थान वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, ये वाला हिस्सा आपका, ये वाला जो हिस्सा है ये आपका माउंट आबू कहलाता है। और माउंट आबू पर्वत में ही पूरे अरावली पर्वत का, इस पूरे अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा जो शिखर स्थित है वह है गुरु शिखर। और यह कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू, जिसका नाम है माउंट आबू, तो माउंट आबू पर्वत में ही गुरु शिखर स्थित है। और माउंट आबू कहाँ है, तो राजस्थान के सिरोही जिला में पड़ता है यह जगह, राजस्थान के सिरोही जिला में यह जगह पड़ता है। और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। तो कई बार यहाँ से सवाल बनता है कि अरावली पर्वत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो गुरु शिखर है। कौन सा है, गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर, कहाँ स्थित है, माउंट आबू पर्वत में स्थित है। माउंट आबू पर्वत कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। तो जो माउंट आबू है, ये माउंट आबू बहुत महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है, पहला तो इसमें हमें गुरु शिखर देखने को मिल रहा है, जो अरावली का सबसे सर्वोच्च आपका शिखर है, जो 1722 मीटर ऊंचाई में स्थित है, गुरु शिखर। और माउंट आबू क्या है, एक हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है माउंट आबू। यहाँ पर्यटन के लिए लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए, बहुत ही सुंदर स्थान है, एक हिल स्टेशन है माउंट आबू। और माउंट आबू में ही प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा का जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर काफ़ी फेमस मंदिर है, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर आपको माउंट आबू में ही देखने को मिलेगा। तो माउंट आबू से हमें कुछ बातें समझ में आई। क्या, तो माउंट आबू एक पर्वतमाला है, किसका, अरावली का ही पर्वतमाला है। और इसी में हमें गुरु शिखर देखने को मिलता है, जो अरावली का सबसे सर्वोच्च शिखर है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह माउंट आबू में ही स्थित है, माउंट आबू पर्वत में। और माउंट आबू एक हिल स्टेशन है, राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन। और माउंट आबू में ही हमें दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी कई बार सवाल बनते हैं
कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू पर्वत में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर्वत में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के सिरोही जिला में। और गुरु शिखर भी माउंट आबू में ही स्थित है। अब आगे बात करते हैं अरावली पर्वत के नाम की। तो जो अरावली पर्वत है ये हमारा पूरा रहा अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत को कुछ कुछ स्थानों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अरावली को उदयपुर के पास जरगा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। अरावली को क्या कहा जाता है, जरगा की पहाड़ियाँ। उदयपुर के पास जरगा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कुंभलगढ़ व गोमुंडा में भौरात कहा जाता है। टोनगढ़ में मड़वाड़ा कहा जाता है। और दिल्ली में दिल्ली कटक रायसीना हिल्स कहा जाता है। तो ये कुछ नाम हैं अरावली पर्वतों के, जहाँ पे कुछ स्थानों पे अलग नामों से जाना जाता है। तो उदयपुर में जरगा की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़ व गोमुंडा में भौरात और टोनगढ़ में मड़वाड़ा। और ये जो तीन हैं, ये तीन हिस्से उदयपुर, कुंभलगढ़ व गोमुंडा और टोनगढ़, ये सभी राजस्थान में स्थित है। कहाँ है, तो ये सभी राजस्थान में स्थित है। और ये दिल्ली में जो हिस्सा है उसे दिल्ली कटक रायसीना हिल्स कहा जाता है। दिल्ली वाले हिस्से को रायसीना हिल्स, दिल्ली कटक रायसीना हिल्स कहा जाता है। और इसी रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसी रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन स्थित है। तो यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन कहाँ पे स्थित है, तो रायसीना हिल्स में। दिल्ली में जितने भी सरकारी भवन हैं, अधिकतर सरकारी भवन रायसीना हिल्स में ही स्थित है। तो दिल्ली, तो ये जो नाम है इसमें जो दिल्ली वाला हिस्सा है, दिल्ली वाला हिस्सा को जाना जाता है दिल्ली कटक रायसीना हिल्स। और रायसीना हिल्स में राष्ट्रपति भवन स्थित है। और बाकी जितने भी दिल्ली में सरकारी भवन हैं वे अधिकतर रायसीना हिल्स में ही स्थित हैं। तो ये हमारा ये वाला हिस्सा, इस कोने में दिल्ली वाला ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाता है, रायसीना हिल्स, दिल्ली कटक रायसीना हिल्स। और यहीं पे हमें राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है। तो अरावली पर्वत श्रेणी से अभी हम लोगों ने क्या क्या जाना, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने उत्पत्ति के संबंध में बात किया। इसमें हम लोगों ने बात किया कि अरावली का जो उत्पत्ति हुआ है वह लगभग 600 से 750 मिलियन वर्ष पहले हुआ है। और इसे प्री कैम्ब्रियन काल कहा जाता है। और यह जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत था। यह संसार का सबसे प्राचीन वलित पर्वत है। और वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत है। इसका निर्माण ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट और शिस्ट से हुआ है। इसमें धारवाड़ चट्टानों की प्रमुखता पाई जाती है। ये हो गया उत्पत्ति। इसका विस्तार के बारे में बात करें तो अरावली का विस्तार पालनपुर गुजरात से देखने को मिलता है, सो दिल्ली तक देखने को मिलता है। यानी पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार देखने को मिलता है। कुछ किताबों में अहमदाबाद से दिल्ली तक भी लिखा हुआ है। और यह कौन कौन सा राज्य कवर करता है, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली। और अरावली का अधिकतर हिस्सा राजस्थान में देखने को मिलता है। लगभग 80% भाग अरावली पर्वत श्रेणी का 80% भाग राजस्थान में हमें देखने को मिलता है। और यह इसका जो विस्तार है, इसकी लंबाई है वह लगभग 800 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 300 मीटर से लेके 930 मीटर तक है। कहीं कहीं आपको 300 मीटर देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको 930 मीटर देखने को मिलेगा। और दक्षिण की तरफ इसकी ऊंचाई अधिक है और चौड़ाई भी अधिक है। यानी अरावली पर्वत श्रेणी का जो दक्षिण वाला हिस्सा है इसमें ऊंचाई और चौड़ाई दोनों अधिक है। और अरावली का सबसे ऊंचा सर्वोच्च जो शिखर है वह है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और यह माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। और यह राजस्थान के सिरोही जिला में स्थित है। और माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। और यहीं पे दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। अरावली पर्वत के कुछ कुछ हिस्सों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उदयपुर वाले हिस्से में इसे जरगा की पहाड़ी कहा जाता है। कुंभलगढ़ व गोमुंडा में भौरात कहा जाता है। टोनगढ़ में मरवाड़ा कहा जाता है। और दिल्ली में दिल्ली कटक रायसीना हिल्स कहा जाता है। और रायसीना हिल्स में हमें राष्ट्रपति भवन देखने को मिलता है। राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स में ही स्थित है। अब आगे बात करते हैं। तो अरावली से 3 प्रमुख नदियां निकलती हैं। अरावली से 3 प्रमुख नदियां निकलती है। और ये 3 नदी कौन कौन है, पहला है लूनी नदी, दूसरा है बनास नदी और तीसरा है साबरमती नदी। तो अरावली पर्वत श्रेणी से 3 नदियां निकलती है। लूनी नदी निकलती है। समझते हैं लूनी नदी कहाँ से निकलती है। तो ये हमारा रहा अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत में इस वाले हिस्से से यहाँ से लूनी नदी निकलती है। और ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो जाती है। तो ये सभी नदियाँ क्या हैं, मौसमी नदियाँ हैं। वर्षा हुई
तो नदियाँ दिख रही हैं, वर्षा नहीं होगी तो सूख जाती है नदियाँ, विलुप्त हो जाती हैं। तो ये कच्छ के रण तक आती है, गुजरात के इस हिस्से में ये वाला हिस्सा कच्छ का रण वाला हिस्सा है। तो यहाँ तक लूनी नदी आती है और यहीं से विलुप्त हो जाती है। तो ये आगे अरब सागर या फिर खंबा की खाड़ी की ओर नहीं आती है, कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है अंतःस्थलीय नदी, मतलब स्थल के अंदर ही लुप्त हो जाती है। अंतःस्थलीय, स्थल के अंदर ही लुप्त हो जाती है, ये आगे नहीं आ पाती है। तो लूनी नदी के बारे में समझ लिए। तो लूनी नदी यहाँ से निकली और ये कच्छ के रण में जाके विलुप्त हो गई। दूसरी नदी कौन सी है? तो दूसरी है बनास नदी। दूसरी नदी कौन है? बनास नदी। तो ये हमारा रहा बनास नदी, इस वाले क्षेत्र से यहाँ से ये बनास नदी निकलती है और इधर की ओर बहती है और ये यहाँ पे चंबल नदी में जाके जुड़ जाती है। यानी ये बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। तो जो बनास नदी है वह चंबल की सहायक नदी है। और एक और नदी है साबरमती नदी। तो आपका ये गुजरात वाला जो हिस्सा है इसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये रहा साबरमती नदी, ये रहा आपका साबरमती नदी जो ये खंबात की खाड़ी की ओर जाती है। तो अरावली से मुख्यतः 3 नदियां निकलती हैं, 3 महत्वपूर्ण नदियां निकलती है। एक लूनी नदी हो गया, एक बनास नदी हो गया और एक साबरमती नदी हो गया। और अरावली पर्वत श्रेणी में ही हमें सांभर झील देखने को मिलता है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो जब सवाल आएगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील तो चिल्का झील होगा उड़ीसा वाला, या फिर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून झील तो भी होगा चिल्का झील उड़ीसा वाला, और इसमें होगा आपका सांभर झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील, और यह चारों तरफ से अरावली से घिरी है। तो ये सांभर झील है कहाँ? तो सांभर झील आपको मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलेगा, इस वाले हिस्से में। ये हमारा ये पोर्शन रहा पूरा राजस्थान का, तो यहीं पे इस हिस्से में आपको इस जगह पे सांभर झील देखने को मिलेगा। अगर इसी को जूम करके यहाँ देखा जाए तो आपको इस हिस्से में, राजस्थान वाले हिस्से में, मान लीजिए यहाँ से आपका राजस्थान, इधर ये राजस्थान वाला हिस्सा है, तो इसी के बीच में इस यहाँ पे इधर इस क्षेत्र में यहाँ पे, और ये पूरा घिरा हुआ है किससे? ये अरावली से पूरा घिरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको सांभर झील देखने को मिलेगा, जो भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, और यहाँ से काफ़ी मात्रा में नमक का उत्पादन किया जाता है। आगे बात करते हैं। तो अरावली जलवायु विभाजक है। इसके पश्चिम में थार का मरुस्थल है और पूर्व में मेवाड़ और मालवा का पठार स्थित है। तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है यह क्या है? जलवायु विभाजक। किस तरह से है? तो देखिए, तो ये हमारा रहा अरावली पर्वत श्रेणी। तो अरावली पर्वत श्रेणी के बोल रहा है क्या कि अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में थार का मरुस्थल। अरावली पर्वत श्रेणी का जो पश्चिमी हिस्सा है, इस हिस्से में यहाँ पे आपको थार का मरुस्थल देखने को मिलेगा। ये राजस्थान वाला हिस्सा है, इस हिस्से में थार का मरुस्थल, और इधर ये तो हो गया पश्चिमी, और इधर पूर्वी हिस्से में आपको मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। यानी भांगर वाला क्षेत्र इस हिस्से में मिलेगा। तो पूर्वी हिस्से में भांगर वाला क्षेत्र है और पश्चिमी हिस्से में क्या है? मरुस्थलीय क्षेत्र है राजस्थान का। और ये क्या कर रहा है? अरावली पर्वत श्रेणी तो जलवायु विभाजक का काम कर रहा है, जलवायु का विभाजन कर रहा है। एक तरफ पूरा मरुस्थल क्षेत्र देखने को मिल रहा है, एक तरफ पठारी क्षेत्र देखने को मिलता है, भांगर क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी जलवायु का विभाजन कर रहा है, जलवायु विभाजक है अरावली पर्वत श्रेणी। आगे बात करते हैं। तो थार मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम, क्योंकि अरावली अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाता, क्योंकि उसका विस्तार हवा के समानांतर है। हालांकि अरावली के पूर्वी क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है। माउंट आबू वाले क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। अब इसको समझिए। तो जो मानसूनी हवा है वह किधर से आती है? इस क्षेत्र से आती है, इधर से आपकी मानसूनी हवा आएगी, और इधर से अरब सागर वाले क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र, इधर से मानसूनी हवा, इधर से मानसूनी हवा। तो जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, तो ये जो मानसूनी हवा चलती है, इधर मानसूनी हवा चलती है, तो आप यहाँ पे समझिए इस फिगर को। जैसे मानिए ये मान लीजिए आपका क्या है? अरावली पर्वत श्रेणी, ठीक है। इधर से चल रही है मानसूनी हवा, इधर से मानसूनी हवा चली, तो ये मानसूनी हवा को रोकती नहीं है, क्योंकि इस तरह का शेप में ही है,
इस तरह का शेप में है, तो ये सीधा निकल जाती है, मानसूनी हवा रुकती नहीं है, ये सीधा मानसूनी हवा को निकाल देती है। तो जब मानसूनी हवा रुकेगी नहीं तो वर्षा होगी नहीं, इसीलिए बोला जा रहा है। तो इस वाले क्षेत्र में, इधर वाला जो मरुस्थलीय क्षेत्र, इधर से तो सीधे निकल जा रही है हवा, मानसूनी हवा वाला क्षेत्र है जो है इधर से निकल जा रही है मानसूनी हवा, तो इधर वर्षा नहीं हो रही। लेकिन कुछ हिस्सों में पूरब की ओर वर्षा होती है, क्योंकि जब ये मानसूनी हवा ऐसे जा रही है तो इस हिस्से में टकराती है, यहाँ रुकती है, यहाँ पे भी टकराएगी, यहाँ रुकेगी, यहाँ पे भी टकराएगी, यहाँ रुकेगी। समझ पा रहे हैं? देखिए बेहतर तरीके से समझिए। जैसे इधर से जा रही है तो इधर तो हवा निकल जा रही है, मानसूनी हवा इधर से निकल जा रही है, लेकिन इसमें कुछ हिस्सों में यहाँ टकराएगी, यहाँ पे इधर टकराएगी, तो इधर टक्कर के कारण मानसूनी हवा रुकती है, तो इधर आपको वर्षा देखने को मिलेगा, लेकिन इस क्षेत्र में आपको वर्षा देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए थार मरुस्थल जो है बहुत कम वर्षा होती है। क्या? थार मरुस्थल, इधर मरुस्थल वाला इलाका, इधर जो है ये आपका मरुस्थल वाला इलाका है इधर, और इधर आपका मेवाड़ मालवा का पठार यानी बांगर वाला क्षेत्र, ठीक है। तो इधर हवा, मानसूनी हवा निकल जा रही है, तो इधर आपका क्या हो गया, वर्षा बहुत कम होता है, 25 सेंटीमीटर वार्षिक से भी कम। क्यों कम हो रहा है? तो क्योंकि अरावली जो है अरब सागर से आने वाली मानसून हवाओं को, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं को रोक नहीं पाती है। जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं आ रही है तो इसका शेप ऐसा है, अगर ये ऐसा रहता और हवा इधर से आती तो रोकता, लेकिन ये खुद ही इस तरह का है और हवा इधर से आ रही है, तो कैसे रोकेगा? रोक नहीं पाएगा। तो रोक नहीं पाएगा तो इसी तरीके से यहाँ पे मानसूनी हवा को रोक ही नहीं पाता है। इसी वजह से क्या होता है, बारिश कम होती है, नहीं के बराबर बारिश होती है। क्योंकि क्या लिखा हुआ है? क्योंकि उसका विस्तार हवा के समानांतर है। तो जो इसका विस्तार है, अरावली पर्वत श्रेणी का जो विस्तार है वह हवा के समानांतर है। हवा ऐसे बह रही है तो इसका विस्तार भी ऐसे ही है, ऐसे रहता तभी तो जैसे टक्कर मारता, तो ये टक्कर नहीं मार पा रहा है। कुछ कुछ हिस्सों में इधर वाले पोर्शन में टकराता है, इधर टकराता है, यहाँ पे टकराता है, यहाँ पे टकराता है, जब हवा चलती है इधर तो निकल जाता है, इधर लेकिन टकराता है। तो इस हिस्से में कुछ हद तक बारिश होती है, इसलिए माउंट आबू वाले क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब आगे बात करते हैं, तो जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है? ये जो पर्वत श्रेणी है इसका सबसे बड़ा महत्व क्या है? तो इसका सबसे बड़ा महत्व है मरुस्थल को पूरब की तरफ फैलने से रोकता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है ये क्या है, जलवायु विभाजक का काम करता है। इधर वाले क्षेत्र में मरुस्थल है और इधर वाले क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है। तो क्या करता है, तो जो ये अरावली पर्वत श्रेणी है ये मरुस्थल को पश्चिम से पूरब की ओर आने से रोकता है। अब ये मरुस्थल इधर आएगा, कहाँ से आएगा? यहाँ पे तो ये पर्वत है, ये तो रोक देता है। तो ये क्या काम करता है, तो ये मरुस्थल को रोकता है किधर, पूरब की तरफ आने से, यानी इस ओर आने से ये मरुस्थल को रोक देता है अरावली पर्वत। तो यही सबसे बड़ा इसका महत्वपूर्ण काम है। क्या? तो मरुस्थल को पूरब की तरफ फैलने से रोकता है। अरावली पर्वत श्रेणी में हमें कई प्रकार के खनिज भी देखने को मिलते हैं। इसमें हमें दोनों तरह के खनिज देखने को मिलते हैं, धात्विक भी और अधात्विक भी। धात्विक खनिज हमें मिलते हैं क्या, तो कॉपर मिलता है, कॉपर यानी तांबा। तांबा हमें मिलता है कहाँ पे, अरावली पर्वत श्रेणी में। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट खान है वह है खेतड़ी खान। क्या है? खेतड़ी का खान जो झुंझुनू जिला में स्थित है, झुंझुनू वाले जिला में स्थित है। दूसरा है आयरन, आयरन भी पाया जाता है जयपुर वाले क्षेत्र में। और चांदी, अब्रक आदि जैसे धात्विक खनिज पाए जाते हैं अरावली पर्वत श्रेणी में। अरावली पर्वत श्रेणी में अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज में कौन कौन से, तो चूना पत्थर पाया जाता है, बलुआ पत्थर पाया जाता है, सफेद संगमरमर पाया जाता है, इसे मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। और इसी संगमरमर से, मकराना संगमरमर से बहुत सारे भवनों का निर्माण हुआ है, बहुत सारे इमारतों का निर्माण हुआ है। इसमें से कुछ के उदाहरण हैं, जैसे ताजमहल। ताजमहल मकराना संगमरमर से बना हुआ है। और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो स्थित है, विक्टोरिया मेमोरियल, ये भी आपका मकराना संगमरमर से बना हुआ है। तो सफेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो अरावली पर्वत श्रेणी में। कुछ अधात्विक खनिज भी पाए जाते हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर। सफेद संगमरमर को मकराना संगमरमर भी कहा जाता है। और इस संगमरमर से ताजमहल का निर्माण हुआ है। और विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो स्थित है उसका भी निर्माण इसी संगमरमर से हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी के अंतर्गत हमें कई पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं। इसमें से सबसे पहला है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, आगे भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो पर्यटन स्थल में दिलवाड़ा का जैन मंदिर देखने को मिलता है।
माउंट आबू देखने को मिलता है, जो एक क्या है, हिल स्टेशन है। यहाँ कई पर्यटन आते हैं देखने के लिए, यात्री कहीं आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू हिल स्टेशन, हल्दी घाटी है, ये वही हल्दी घाटी है जिसमें हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में। तो ये हल्दी घाटी भी एक पर्यटन स्थल है। और चित्तौड़ के किले और अजमेर, ये क्या है, सब राजस्थान में स्थित है। तो ये सभी अरावली पर्वत श्रेणी के आसपास वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पे हमें कई सारे पर्यटन स्थल भी देखने को मिलते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर, माउंट आबू, हल्दी घाटी, चित्तौड़ के किले और अजमेर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में समझ लिया। अरावली पर्वत श्रेणी के उत्पत्ति को भी समझ लिया, विस्तार को भी समझ लिया, यहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं इसे भी समझ लिया, सांबर झील भी यहाँ पे स्थित है इसके बारे में भी जान गए, इसके महत्व को भी समझ लिया, और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं इसके बारे में बात कर लिए, और इसमें क्या क्या पर्यटन स्थल स्थित है इसके बारे में भी चर्चा कर लिए। तो यहीं से हमारा अरावली जो पर्वत श्रेणी है इसका क्लास यहीं खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।